नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका जियोलॉस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जो हमारा फिजिकल जियोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी उसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे, जिसमें हमने डिफरेंट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे। जैसे कि लेक्चर फर्स्ट में हमने अर्थ की ओरिजिन की बात की थी कि कितने कितने कौन कौन से भिन्न साइंटिस्ट द्वारा जो डिफरेंट हाइपोथेसिस दी गई थी वो हमने पढ़ा। लेक्चर टू में हमने जो एज की अर्थ की डिटर्मिनेशन एज मतलब कैसे बताया जाता है कि पृथ्वी की आयु क्या है, एज क्या है, वो हमने लेक्चर टू में कवर किया था। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो प्रिडिक्शन होता है। लेक्चर थ्री में हमने कम्प्लीटली यूनिवर्स का फॉर्मेशन देखा था, जो ओरिजिन था, इवोल्यूशन था यूनिवर्स का, वो हमने कम्प्लीटली कवर किया था। लेक्चर फोर में हमने कवर किया था जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सन हो गया, हमारे प्लैनेट्स हो गए, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से उनके सैटेलाइट्स हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट हैं। देन जब आज हम बात करते हैं लेक्चर फाइव की, तो लेक्चर फाइव में हम वो चीज़ें कवर करेंगे जिनके बारे में आज तक हम नहीं जानते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम के बारे में तो हमें क्लास में पढ़ा दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि हमारा सोलर सिस्टम होता है, इसमें सन होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं जिसमें हमारी अर्थ भी है, और इसके बीच में एक हमारा एक घेरा होता है पत्थरों का, पिंड का, जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। बस यहाँ तक की जानकारी हमारे पास है। आज हम इसके आगे बियॉन्ड द कवर करेंगे, जो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। एस्ट्रॉयड बेल्ट कवर करने वाले हैं, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो दूसरा घेरा आता है उसको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्यूपर बेल्ट बेसिकली जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया था उनके नाम पे, उनका सरनेम क्यूपर था, तो उसी उन्हीं उन्हीं के नाम पे क्यूपर बेल्ट का नाम रखा गया। देन उसके बाद जो हमारा आखिरी बेल्ट रहेगा वो हमारा ऑड क्लाउड रहेगा, जहाँ पर और इन बेल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है, ये हम कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो कंपटीशन जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक पार्ट हम इसमें जीएस का भी कवर करेंगे और वही सरप्राइज़ रहेगा, वो वीडियो में कहीं पर भी हो सकता है। तो वीडियो को कहीं भी मिस न कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर इवेंट है जो कि होने वाला है। तो उसको मैंने वीडियो में कहीं रखा हुआ है, उसको पुटअप किया हुआ है। अब अगर मैं बता देता हूँ कि वीडियो में कहाँ मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उसी को देखा जाएगा। तो वो सरप्राइज़ है, वो वीडियो में कहीं भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कि अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है, पहले तो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, जो कि हमारा किसके बीच में मौजूद है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मीन्स मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में हमारा एक घेरा रहता है। ये हमारा कम्प्लीटली जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने तीनों बेल्ट को कवर किया है। जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया, क्यूपर बेल्ट हो गया, ऑड क्लाउड हो गया, तो ये 3 बेल्ट हैं। तो 3 बेल्ट का हम डिफरेंट डिफरेंट कवर करेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, उसमें कौन कौन से डेब्रिस और जो रॉक्स हैं उनका क्या कंपोजिशन है, और वो कैसे वहाँ पर मौजूद हैं। फिर आइस रिंग की बात करते हैं, जिसको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं, कि वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसमें प्लैनेट्स का क्या रोल है उनके फॉर्मेशन में। फिर हम जो कि अदृश्य है, मीन्स ऐसा सेल जो कि स्फेरिकल शेप में है, वो नहीं दिखता है क्योंकि वो काफ़ी दूर है, काफ़ी बियॉन्ड है। और जाहिर सी बात, हम जब जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी लाइट नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, तो वो डार्क रहता है। लेकिन उसके सिग्नेचर कैसे मिलते हैं वो हम कवर करेंगे कि ऑड क्लाउड हमें कैसे पता चला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जोन 1 है। जोन 3 में डिवाइड किया हुआ है। पहला जोन 1 में हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जोन 2 में कुइपर बेल्ट है, और जोन 3 में हमारा ऑड क्लाउड है। तो सबसे पहले हम जोन फर्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कैसा है, ये कह सकते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो हमारा मिलके बना हुआ है, ये जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, जो भी प्लैनेटॉइड्स थे, जो कि जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, एनफ ग्रेविटी की वजह से वो एक साथ नहीं हो पाए और वो डेब्रिस बन के रह गए, रॉक्स बन के रह गए। तो वो जो मार्स और जुपिटर की जो ग्रेविटी है
उनकी वजह से वो कंप्लीटली फॉर्मेशन उनका प्लैनेट का नहीं हो पाया है। और कौन सा प्लैनेट के सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसकी वजह से ये जो डिब्रिस हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसमें प्लैनेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ से है। ये सबसे पहले तो लोकेशन यही है कि जो हमारा मंगल और बृहस्पति इसके बीच में ये मौजूद है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 2.2 से 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और यही वो बेल्ट है जो कि डिवाइड करती है किन चीज़ों को, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। मींस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हमारे सॉलिड अर्थ रॉक्स हो गए, जो सॉलिड रॉक्स मटेरियल से बन के बने हैं, और जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हो गए वो हमारे कैसे हैं, डिस्टेंस है सन से काफ़ी दूर हैं, और वो गैसेस प्लैनेट हैं। और जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसका कंपोजिशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रॉक्स और जो इनके जो भी डेब्रिस हैं, जो भी प्लैनेटॉइड्स हैं, इसमें जो रॉक्स हैं वो रॉक हैं, उनमें मेटल का कंपोजिशन है। और इसका जो कह सकते हैं कि अगर हम इसके कितने अमाउंट में डेब्रिस मौजूद हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 बिलियन ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। बृहस्पति कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड अब कहे तो बॉडीगार्ड की अगर जनरल डिफिनेशन जब हम जानते हैं तो कहते हैं कि वो प्रोटेक्शन करता है किसी भी चीज़ से। सामने कोई भी हमला होने वाला होता है तो किसी भी चीज़ से वो प्रोटेक्शन करता है। तो वैसे ही सोलर सिस्टम का जो बॉडीगार्ड है वो कौन है, बृहस्पति है। क्योंकि इसकी जो इमेंस ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो भी डेब्रिस हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। मीन्स कह सकते हैं कि अगर वो एक साथ अट्रैक्ट हो गए, जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो फिर प्लैनेट फॉर्म करेंगे। तो बृहस्पति की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये प्लैनेट नहीं फॉर्म हो पाते हैं। और उसी वजह से जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसको हम कहते हैं फेल्ड प्लैनेट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी हम जब नेक्स्ट बेल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर जो कम्प्लीटली जो रॉक्स हैं वो आइसी रॉक्स हैं, मीन्स बर्फीली रॉक्स हैं। अब बर्फीली रॉक्स कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। अब जब वहाँ सन की रेज नहीं पहुँच पाएंगी तो वहाँ पर आइस का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट सन के थोड़ा करीब में है तो यहाँ पर जो आइस का फॉर्मेशन है, इस बेल्ट में आइस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये जो हमारा बृहस्पति है इसी को हम कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। मीन्स जो भी बीच में आता है उसको ये आउटर ग्रेविटी में अपनी जो ग्रेविटेशन इसकी फोर्स होती है उससे वो बाहर चीज़ों को फेंक देता है। आप जैसे कि ये बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल डिस्टर्टर है। मीन्स जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेब्रीज हैं, जो कंपोजिशन है, उनको एक प्लानट का शेप लेने में डिस्टर्ब करता है कि ताकि वो एक प्लानट का शेप न ले पाए। और वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में है उनको हम विफल ग्रह जो कि फेल्ड प्लानट भी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं तो ये देखिए, जैसे कि मान के चलिए जो जुपिटर की ग्रेविटी, जैसे एक कोई पत्थर है, एक कोई रॉक है, उसकी एक पर्टिकुलर ग्रेविटी है अपनी, और वो जो छोटे मोटे डेब्रिस हैं, जो स्मॉल डेब्रिस हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक साथ जुट होने के लिए ताकि उसकी ग्रेविटी और बढ़ जाए। लेकिन वो इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि जुपिटर की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से ये डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो एक पार्टिकुलर जो उनकी जो ग्रेविटी होती है उनका जो एक्रीशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो मतलब एक जो प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसकी डेब्रिस हैं, बल्कि ये वो डेब्रिस हैं जो कि कभी एक साथ होके फॉर्म हो ही नहीं पाई हैं। और फॉर्म हो नहीं पाई हैं इस वजह से जो मार्स की ग्रेविटी है और जो जुपिटर की ग्रेविटी है, इनकी वजह से ये दोनों बीच में ही ग्रेविटेशनल फील्ड में अब एक बेल्ट के फॉर्म में लोकेट हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, अगर उनमें सभी हम जो डेब्रिस हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लें तो जो हमारा मून है
उससे उनका जो टोटल मास है वो तब भी उनका कम रहेगा। अब जैसे बात करते हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक हमारा सीरस है, डॉग प्लैनेट है, जिसका जो मास कह सकते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट का जितना भी मास है उसका 1/3 जो है वो सीरस का बेल्ट मास है। अब देखिए इसे यहाँ एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है कि बीच में जो कुछ डेब्रिस रखी हुई हैं वो क्या रखा हुआ है, टोटल मास ऑफ एस्ट्रॉयड बेल्ट उसको दिखाया गया है, और उसके बैकग्राउंड में जो हमारा मून है उसको ये बताया गया है कि जो टोटल मास ऑफ बेल्ट रहेगा वो कैसे रहेगा, लेस देन मास ऑफ द मून रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन 2 की बात करते हैं। जोन 2 हमारा क्या है, क्यूपर बेल्ट है, इसको हम क्यूपर घेरा कहते हैं। क्यूपर जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है, 1992 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। किनके द्वारा, ज्यूट और ल्यू के द्वारा की गई थी। तो जो जेरविट क्यूपर थे उनका जो सरनेम था क्यूपर, उनके नाम पे ही ये घेरा का नाम रखा गया है क्यूपर बेल्ट। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन कितनी दूरी पे है, तो सन से इसकी जो लोकेशन है वो 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारा है उससे ये कई गुना ज़्यादा बड़ा है। मीन्स कह सकते हैं कि वो इससे 20 गुना ज़्यादा चौड़ा है। जो हमारा क्षुद्र ग्रह बेल्ट है या एस्ट्रॉयड बेल्ट है उससे 20 गुना चौड़ा है। और इसमें रॉक्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मीन्स कह रह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म, अगर रॉक की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वो चट्टान के फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आइसी बॉडीज़ हैं। मीन्स बर्फीली जो बर्फ़ से कवर जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे कि हम कॉमेट्स की जब बात करते हैं, जो पुच्छल तारा होता हमारा, धूमकेतु जिसको कहते हैं, तो वो यहीं से कवर होते हैं। और वो इनकी जो यहाँ पर जो जितने भी कॉमेट्स होते हैं, जो हमारे पुच्छल तारा होते हैं या धूमकेतु होते हैं, उनकी जो अ, उनको जो उनका जो पीरियड होता है और जो उनका कॉमेट्स का पीरियड कह सकते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड से होते हैं। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं इस बेल्ट की, तो यहाँ पर कंपोजिशन किस चीज़ कौन सी गैसेस का है, मिथेन है, अमोनिया है, और यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है। और यहाँ पर जो भी बॉडीज़ अवेलेबल हैं वो किस फॉर्म में है, फ्रोजन में है, जमी हुई हैं। और ये किस शेप का है, डोनट शेप का है। अभी हम इसमें आगे फोटो में देखेंगे कि जो हमारा शेप है, ये देखिए, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये डोनट शेप में दिखता है। अब जब हम बात करते हैं कि ये जो क्यूपर क्लिफ है हमारी, ये कैसे कैसे इम्पैक्ट हुई, मतलब अगर प्लैनेट से इम्पैक्टेड हुई तो कैसे हुई है। तो जो हमारा नेपच्यून है, नेपच्यून की जो ग्रेविटेशनल, जब ये नेपच्यून अपनी ग्रेविटी से जब बाहर जाने लगा, मीन्स जब कह सकते हैं कि नेपच्यून की वजह से ही जो क्यूपर बेल्ट का जो नया आयाम, जो सोलर सिस्टम का नया जो फॉर्मेशन हुआ है, वो कह सकते हैं कि नेपच्यून का ही रोल है कि वो अपने सोलर सिस्टम जो हमारा है उसके बाहर जाने की वजह से एक सोलर सिस्टम का नया रीसेप हुआ है। क्योंकि जो नेपच्यून की ग्रेविटी थी उसकी वजह से जो ये आईसी बॉडीज़ हैं, आईसी बॉडीज़ को वो फिर अपने पास रोक के रखता है। अब जब हम इसकी क्यूपर बेल्ट की बात करते हैं तो इसमें भी कोई ना कोई डॉर्फ प्लैनेट होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, बौने ग्रह होंगे। तो इनमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट, जो हमारा सबसे पहले जो 9th प्लैनेट हुआ करता था जिसको हम प्लूटो कहते हैं, तो प्लूटो को फिर हमने प्लूटो कहाँ पे रखा गया, फिर यहाँ पर क्यूपर जो क्यूपर बेल्ट है हमारा उसमें मौजूद रहता है। तो सबसे जो इसमें मेन है वो क्यूपर जो प्लूटो है। एरिस हो गया जो प्लूटो से 27% ज़्यादा वो भारी है। और फिर जो अन्य जो इसमें डॉप प्लैनेट हैं वो कौन से हैं, होमिया है, जो कि एक फोटोज में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, होमिया जो है ये एक शेप में है जो कि काफ़ी तेज़ी से घूमता है। और जो प्लूटो हमारा हो गया, ये डॉप प्लैनेट है जो कि इस बेल्ट का क्यूपर में क्यूपर बेल्ट का जो किंग है, किंग कहा जा सकता है उसको। तो ये अगर हम एरोकॉथ की बात करें, तो जब हम एरोकॉथ की बात करते हैं तो एक हमारे यहाँ से मिशन गया हुआ था जिसका मिशन का नाम था न्यू हॉरिजन। तो इस एराकॉथ की डिस्कवरी 2019 में हुई थी। इससे ये पता चला था कि जो हमारा सौर मंडल का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका ये मीन्स कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस एविडेंस है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एराकॉथ का हमें जो जानकारी मिली थी वो 2019 में इसकी जानकारी मिली थी। अब अगर हम बात कर लेते हैं
यहाँ तो हमने देख लिया कि पहले जो कन्फिग्रेशन था जो जुपिटर सैटर्न और यूरेनस नेपच्यून का था वो पहले एक साथ थे। देन धीरे धीरे जो नेपच्यून हमारा है वो आउटवर्ड में माइग्रेट करना स्टार्ट हो गया। तो आउटवर्ड में माइग्रेट होने के बाद जो बाहर के जो आईसी ऑब्जेक्ट थे वो काफ़ी इम्पैक्टेड हुए नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से। फिर जब वो एक पार्टिकुलर अपनी ग्रेविटी में आया नेपच्यून बाहर होके, तो जो भी आईसी ऑब्जेक्ट थे वो नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी के अंतर्गत कर लिए। इसके हमने डिस्टेंस की बात कर ही ली। और इसमें जो हमारे कॉमेट्स होते हैं वो उनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट कहा जाता है, जिनकी एज लगभग होती है 200 ईयर्स होती है। क्योंकि ये जो ग्रेविटी होती है वो किस प्लैनेट से अफेक्टेड होती है, नेपच्यून से। तो जब भी कोई कॉमेट, जब भी नेपच्यून की ग्रेविटी से वो बाहर जाता है, तब वो अपनी एक खुद के जो एक रोटेशनल फील्ड होता है उसके अंतर्गत फिर वो अ, अपना एक फॉर्मेशन ले लेता है, जिसको कह सकते हैं कि वो स्कैटर्ड डिस्क के फॉर्म में रहता है, कि इधर उधर वो उसी बेल्ट में वो घूमने लगते हैं। ये हमने आपसे बात कर ही लिया है कि जो कुइपर बेल्ट का जो हमारा शेप है वो डोनट शेप में है। इसमें जो मोस्टली जो मीन्स कह सकते हैं कि लगभग जो सभी ऑब्जेक्ट हैं वो किस फॉर्म में है, आईसी हैं, क्योंकि जो सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है उसकी जो किरणें हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। इस वजह से यहाँ पर आइस और वाटर का कंपोजिशन है, मीथेन है, अमोनिया है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट में इस चीज़ की कमी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सन की रेज आ जाती है, तो वहाँ पर जो आइस का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमने अभी बात किया आपसे, कि जो शॉर्ट पीरियड जो कॉमेट होते हैं उनका जो ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है वो कैसा होता है, लेस देन 200 ईयर्स होता है। कि मीन्स लेस देन 200 ईयर से रोटेट करते रहते हैं। और जब वो सन के पास आते हैं तो फिर वो हमको उस जो उनकी आयन टेल होती है उसकी जो कलर की वजह से, जो मैग्नेटाइजेशन जो आयन रिलीज होते हैं उसकी वजह से हमको उनकी वो लाइटनिंग दिखती है। अब जो हमने डॉग प्लैनेट की बात किया कि जे कुइपर बेल्ट में कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स मौजूद है जिनका वो होम है, तो हमने बात किया आपसे प्लूटो है, एरिस है, हामिया है, मकीमेकी है। तो ये हमारे जो डॉग प्लैनेट्स है ये कुइपर बेल्ट में रहते हैं। तो मान के चल कह सकते हैं कि इन डॉग प्लैनेट का घर क्या है, कुइपर बेल्ट है। ये हमने आपसे बात कर ही लिया कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो कि जैसे एराकोथ की हमने बात किया 2019 में, जो कि हमारा सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की जो एक वो कहते हैं कि एविडेंस है, वो एविडेंस किससे मिलता है, एराकोथ से मिलता है। देन अब जब हम बात करते हैं कि अगर हम क्यूपर बेल्ट के बाहर जाते हैं, मीन्स कभी कभी ऐसे तो हमें कोई इमेज अवेलेबल नहीं है ऑट क्लाउड की कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि जो हमारा आउट क्लाउड है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। और स्फेरिकल शेप में इसलिए है क्योंकि जब भी ये हमारे जो भी प्लानट थे, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, जब इनका फॉर्मेशन हुआ तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो भी डेब्रिस थी वो उन्होंने आउटवर्ड में फेंक दिया, मीन्स काफ़ी दूर उनको फेंक दिया। अब उनको काफ़ी दूर फेंक दिया तो जो गैलेक्टिक टाइड्स थी, मीन जो ब्रह्मांड की जो एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो फोर्स था, उसकी वजह से एक क्लाउड के फॉर्म में ये इकट्ठा हो गए काफ़ी दूर, मीन्स के ऊपर बेल्ट से भी काफ़ी दूर हैं। तो अगर हम इसका शेप देखें तो ये स्फेरिकल शेप में होता है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये सन से 2000 से लेके 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। और ये हमारा स्फेरिकल शेप में है और क्लाउड फॉर्म में रहते हैं। और इसमें जो हमारे कॉमेट्स हैं वो उनको लॉन्ग पीरियड कॉमेट कहा जाता है। अब यही वो कॉमेट है जो कि एविडेंस देते हैं कि हाँ कोई ऐसी भी बॉडी अवेलेबल है बाहर जहाँ से ये कॉमेट आते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको फॉर्मेशन की बात कर दी है कि जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो गए, इन जब जायंट प्लैनेट्स का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उसकी ग्रेविटी की वजह से उन्होंने सब चीज़ें बाहर फेंक दी। और जो गैलेक्टिक टाइड्स का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से ये एक साथ रुक कर एक विशाल बादल के फॉर्म में बन गए।
तो अब जब हम आउट क्लाउड की बात करते हैं तो हमने डिस्टेंस तो देख ही लिया। अब क्योंकि ये काफ़ी क्योंकि जो बाहर का यूनिवर्स है वो उसमें कोई लाइट तो प्रेजेंट है नहीं, तो काफ़ी डार्क रहता है, विजिबिलिटी ज़ीरो रहती है, तो इसकी एक्यूरेट पिक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और लेकिन अब इसका अगर डिस्कवरी हुई है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा जिससे पता चला कि यहाँ पर ऑड क्लाउड मौजूद है। तो जो मैंने आपसे बात किया कि जो हमारे कॉमेट्स हैं, क्यूपर बेल्ट में हमारे शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं जो कि लेस देन 200 ईयर्स उनकी ऑर्बिट होती है, और इसमें जो ऑड क्लाउड से जो भी कॉमेट्स हमारी तरफ आते हैं वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं, उनके बारे में हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर भी जो मटेरियल्स मौजूद हैं, जो कंपोजिशन है ऑड क्लाउड का, इसमें भी जो मटेरियल मौजूद है वो आइसी वोलेटाइल मटेरियल है। इसमें भी वाटर, मीथेन और अमोनिया का कंपोजिशन अवेलेबल है, मीन्स मौजूद है। ये देखिए, अगर हम बात करें कि कैसे एविडेंस मिलता है, तो ये आप देख रहे हैं एक कॉमेट देख रहे हैं जो कि उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, और ये हमारे कितनी ऑर्बिट होती है, मीन्स कह सकते हैं कि इनकी जो ऑर्बिट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लमसम 1000 ईयर्स का होता है, और ये हमारे पास पहुंचते पहुंचते कम से कम इनको 1000 ईयर्स लग जाते हैं। तब हम लोग को ये दिखते हैं कि यहाँ ये कॉमेट है, जो कि एविडेंस अगर इनका देखा जाता है तो ये जब स्टडी पाई जाती है तो ये देखा जाता है कि हाँ ये अगर काफ़ी दूरी से आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ से ये आ रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कॉमेट की, तो कॉमेट का हमें एक बार देख लेते हैं। जब कॉमेट आता है, जब सन के जितने पास आने लगता है, तो उसकी जो कह सकते हैं कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बर्न होने लगता है, और क्योंकि वो आइस फॉर्म में होते हैं, जैसे जैसे सन के पास आते हैं उसकी जो एनर्जी है वो कोलैप्स होने लगती है, और उसकी ओनर, और जो सोलार की जो विंड होती है, जो सनलाइट होती है, उसकी वजह से जो आयंस में इनके जो रिएक्शन होता है वो हमें देखने को मिलता है कलरफुल फॉर्म में। तो जो लाइट ओरिजिन होती है वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलती है, आयन टेल के फॉर्म में देखने को मिलती है। और जो इसमें देख रहे हैं कि जो एक कॉमेट का जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, कोमा होती है जो कि लाइट जहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर आयन टेल होती है जहाँ से एक पर्टिकुलर लाइट दिखती है कि हाँ वहाँ से ये कॉमेट दिख रहा है कि एक सीधी गति से आ रहा है। देन एक डस्ट टेल होती है जो कि जब वो बर्नआउट होने लगता है तो जो कॉमेट होता है उसके जो डेब्रिस होती है वो स्कैटर्ड होने लगती हैं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट कहाँ से आते हैं, कुइपर बेल्ट से आते हैं। और लॉन्ग पीरियड कॉमेट कहाँ से आते हैं, जो कि लगभग अमूमन कह सकते हैं कि 200 साल से ज़्यादा होते हैं या 1000 ईयर्स होते हैं, 1000 ईयर्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, रैंडमली आते हैं और ऑड क्लाउड से आते हैं। और ये इन्हीं कॉमेट्स की स्टडी की वजह से हमें पता चल पाया है कि कोई कुइपर बेल्ट से भी बाहर कोई एक ओरिजिन है या कोई क्लाउड फॉर्मेशन है जहाँ से कॉमेट्स आते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑड क्लाउड हो जाता है। अब जब हम एक साथ इनको अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों बेल्ट क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे शेप में हैं, क्या क्या मटेरियल में हैं, और कहाँ ये मौजूद हैं, और इनमें कॉमेट आते हैं या नहीं आते हैं, तो उनका जो मास होता है वो कैसे होता है, कितना होता है, लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है, वो हम एक बार कंपैरिजन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट की अगर शेप की बात करें, तो अगर हम शेप की पहले बात कर लेते हैं तो एस्ट्रॉयड बेल्ट का शेप कैसे होता है, फ्लैट डिस्क में है, रिंग शेप में है। हमने अभी देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये मौजूद है। क्यूपर बेल्ट की बात करते हैं तो एक डोनट शेप में है, मीन्स कह सकते हैं कि ये जाहिर सी बात है अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट से अगर 20 गुना ज़्यादा बड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड शेप में है और डोनट शेप में है। ऑड क्लाउड की बात करते हैं तो स्फेरिकल में है, गोलाकार में है, एक बबल फॉर्म में। अब हम इसमें मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कंपोजिशन किस चीज़ का है, रॉक और मेटल्स हैं उसमें। और क्यूपर बेल्ट की बात करते हैं जिसमें आइस और जो रॉक्स हैं वो किस में है, आइस फॉर्म में है, कंपोजिशन दोनों का है। ऑड क्लाउड में जो है वो सिर्फ कंप्लीटली आइस है। लोकेशन की बात करते हैं तो एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारा कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, इनर में है। क्यूपर बेल्ट जो हमारा आउटर में है वो नेपच्यून के पास में है। ऑड क्लाउड जो हमारा हो गया एज हो गया, मतलब किनारा हो गया, एक अंतिम छोर हो गया, कहाँ का, इंटरस्टेलर ब्रह्मांड का। अब कॉमेट्स की बात करते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट से कोई कॉमेट आता है, नहीं आता है। क्यूपर बेल्ट से आता है, हाँ आता है, लेकिन वो किस, उनकी पीरियड क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड होते हैं जिनकी लेस देन 200 ईयर्स होती है। अब ऑड क्लाउड की बात करते हैं तो कॉमेट जो वहाँ से आते हैं
कैसे कॉमेट्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते हैं। और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स की जो ईयर्स ऑर्बिट कितनी होती है, वो 200 ईयर से ज़्यादा होती है, लमसम अमूमन कह सकते हैं कि 1000 ईयर्स तक की होती है। अब इसके मास की बात करते हैं तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो मास है वो काफ़ी लो होता है, क्यूपर बेल्ट का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा ऑर्ट क्लाउड का मास है। तो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे अनसुने, जिनको रहस्य कह सकते हैं, कि जो इनविजिबल रहस्य हैं, वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे। अभी तो हमको पता था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही जो बेल्ट मौजूद है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और मैंने आपके सामने दो और चीज़ें रखी हैं, जो कि हमारा क्यूपर बेल्ट हो गया और ऑर्ट क्लाउड हो गया। तो अभी तक ये चीज़ आपको पता चल गई है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर जो कॉमेट्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आपको चीज़ें पता चल गई हैं। तो जो हम सरप्राइज़ की जो बात कर रहे थे, वो सरप्राइज़ हमारा आगे कवर होगा। और अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि सरप्राइज़ अभी है कहाँ, कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है, पूछा जा सकता है जीएस के पार्ट में या कंपटीशन में। तो अभी हम करेंगे। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, जो आज हम इस करंट लेवल पर हैं, तो आज हम हैं क्योंकि जो अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जो इम्पैक्ट हो रहा था उस टाइम, वो उन्हीं कॉमेट्स की वजह से था। क्योंकि कॉमेट का जो कंपोजिशन क्या था, वाटर था, आइस था। तो उन्हीं कॉमेट की हेल्प से जो हमारे अर्थ पे जब इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, तो उन्हीं के कंपोजिशन और केमिकल कंपाउंडिंग की वजह से जो हमारे अर्थ पे जो वाटर का ओरिजिन हुआ था, वो इन्हीं कॉमेट्स के इम्पोर्टेंट रोल की वजह से आज हमारे अर्थ पे जो हैबिटेबल जोन जिसको कहा हैबिटेबल जोन कहा जाता है, वो इन्हीं कॉमेट्स की वजह से कहा जाता है। क्योंकि यही वो एक कह सकते हैं कैरियर हैं, मीन्स कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का। क्योंकि आइस है वो आ, जब वो इवेपोरेट होगी तो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो जब वाटर के फॉर्म में आ जाएगी, जब कंडेंस होगी तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। तो इन्हीं की वजह से जो हमारी हिस्ट्री की, जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, वो बयां करती है कि कैसे कैसे कॉमेट्स की हेल्प से हमारी अर्थ जो एक हैबिटेबल जोन में, या जो कह सकते हैं कि जो वाटर का सोर्स है, वो कैसे प्राप्त हुआ, इन्हीं कॉमेट्स की वजह से। तो ये जो हमारा क्यूपर बेल्ट है, ऑर्ट क्लाउड है, ये हमारे कह सकते हैं कि इनको फॉसिल कहा जा सकता है, जो कि हमारी अर्थ की हिस्ट्री को बयान करने में हेल्पफुल रहते हैं। और अब हम जो सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, तो ये वो सरप्राइज़ है जिसकी हम बात करने वाले थे आपसे। एक कह सकते हैं कि एक एस्ट्रॉयड है जो कि जिसका नाम रखा गया है 2024 YR4। ये कहा जाता है कि ये जो प्रिडिक्शन जो अभी तक अवेलेबल है, वो 2032 में ये अर्थ से इम्पैक्ट होगा। और जो प्रोबेबिलिटी है इम्पैक्ट की, वो कितनी है, 1% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि उसका जो कोलिजन है वो अर्थ के साथ होगा। अब ये बात करते हैं कि जैसे एक हमारे 2013 में एक मिटियोर आया था हमारे अर्थ पे, जिसका कोलिजन हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था। उसकी जो एनर्जी थी, लगभग उसकी एनर्जी आई थिंक थी उसकी जो एनर्जी थी 0.5 मेगाटन थी। मतलब कह सकते हैं कि कम्प्लीटली 1 मेगाटन भी नहीं होगी उसकी एनर्जी। तो वो इम्पैक्ट हुआ था, और वो इम्पैक्ट कहाँ हुआ था, रसिया और जो कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। तो उस इम्पैक्ट की वजह से लगभग जो इंजरीज जो कि रिपोर्टेड हैं, जो कि साइट्स पे या जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनमें लगभग जो इंजरीज रिपोर्टेड है वो 1500 प्लस हैं। और जो डैमेज हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा, बिल्डिंग्स का जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज किया गया था। कम से कम 8000 अराउंड के आसपास, जो अप्रॉक्स लगभग कह सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, 8000 अप्रॉक्स के आसपास जो प्रॉपर्टी, जो फिजिकल डैमेज था, वो कवर हुआ था। तो क्योंकि आप देख सकते हैं, जब 0.5 मेगाटन की जो एक जब एनर्जी उस इम्पैक्ट से जनरेट हुई, उससे इतना इम्पैक्ट हो सकता है। तो सोचिए, ये जो हमारा 2000 YR4 का जो एस्ट्रॉयड है, जिसके इम्पैक्ट होने के 1% प्रोबेबिलिटी है 2032 में अर्थ में, तो उसकी जो एनर्जी जो रिलीज़ होने वाली है, वो कितनी रिलीज़ होगी, 8 to 10 मेगाटन्स। अब आप देख सकते हैं, जब जो एक कॉमेट, एक मिटियोर जिसकी एनर्जी ½ मेगाटन थी, ½ मेगाटन थी, 0.5 मेगाटन थी,
उससे जब इतना डैमेज हो सकता है तो सोचिए, सोच भी नहीं सकते, या कह सकते हैं अगर सोचेंगे भी तो इसकी जो एनर्जी रिलीज होने वाली है 8 to 10 मेगाटन्स होने वाली है। तो अगर इम्पैक्ट होता है तो कितना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और जो इसका रिस्क लेवल जो प्रेडिक्ट किया गया है, हमारे यहाँ पे जो टोरिनो स्केल होती है उससे हमारा जो डेंजर जो इम्पैक्ट कोलिजन का जो फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं, उसके अनुसार जो टोरिनो स्केल के अनुसार जो डेंजर लेवल है वो कितना है, लेवल 3 का है। और जो इसका डिटेक्शन हुआ था दिसंबर 2024 में, जब इसका डिटेक्शन हुआ था तब ये बताया गया था कि जो 800 किलोमीटर है इसको अप्रोच होने में। और इम्पैक्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी कि 2032 में इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हमने जो कोलिजन के इम्पैक्ट की बात की है, तो अगर हम लेटेस्ट की बात करें, मतलब अगर हम करंट न्यूज़ की बात करें, तो जो हमारे ईएसए और जो नासा की जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जो ये इम्पैक्ट होने वाला था 2032 में, इसको अभी तक उन्होंने मतलब जो एक लेवल 3 का जो थ्रेड था उसको करंटली डाउनग्रेडेड में रखा हुआ है। मीन्स कह सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन इनसिग्निफिकेंट किसकी चीज़ के लिए, अर्थ रिस्क के लिए, जो कि जैसे नासा ने अभी मीन्स कि रिसेंटली बताया हुआ है। लेकिन जो मून का इम्पैक्ट है वो अभी भी मॉनिटर किया जा रहा है। और जो भी इसका जो इम्पैक्ट का जो मॉनिटरिंग है वो कॉन्टिन्यूसली जो एजेंसीज़ हैं जो कि स्पेस की जो थिंग्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर करती हैं, तो वो भी इस इम्पैक्ट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं, कैसे कैसे ये आगे जाने वाला है, या कैसे कैसे अगर हो सकता है इम्पैक्ट अगर ये होने वाला होगा तो इसकी फिर नेक्स्ट हमें जानकारी आगे मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है वो मान के चलिए कह सकते हैं एक शूटिंग एरिना है जहाँ से कभी भी कोई ना कोई चीज़ शूट हो सकती है। तो ये अननोन होता है कि कब कोई चीज़ इम्पैक्ट कर जाए। लेकिन अब ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं जहाँ से कोई भी रैंडमली आ सकता है। तो जाहिर सी बात है हमारे अर्थ पे भी कुछ ऐसे इन्वेंशंस होंगे, मीन्स अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा इन्वेंशन किए जाते हैं, ताकि जो भी डेब्रिस अपनी जब ग्रेविटी से डिस्टर्ब होकर जब वो अर्थ की तरफ आते हैं उनकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, तो वो अर्थ पे इम्पैक्ट ना हो सके, तो ऐसा कोई ना कोई तो तरीका होता ही है। जी हाँ, तो उसके लिए जो प्लानिटरी डिफेंस के अगर उस बात करें तो जो डार्ट मिशन हो गया, जिससे जो भी बेल्ट जो रॉकी मटेरियल जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से खिसक कर जब अर्थ की तरफ आते हैं, तो उनसे एक डार्ट मीन्स कह सकते हैं कि डार्ट को हम जानते हैं कि एक निडल टाइप का होता है, उसको हम किसी टारगेट पे फेंकते हैं। तो वैसे ही वो जो सेटेलाइट होती है उससे उस जब जो बॉडी होती है, जो हमारा जो कह सकते हैं कि जो एस्ट्रॉयड होता है, उस पर वो डार्ट पिन अप किया जाता है, और उसके को इम्पैक्ट की वजह से वो जो हमारा एस्ट्रॉयड होता है उसकी ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वे फिर अर्थ में इम्पैक्ट होने के बजाय वो उसकी ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। और नेचुरल जो हमारा प्रोटेक्टर है वो कौन है, जो हमने बात किया कि जो सौरमंडल का बॉडीगार्ड कौन है, जुपिटर। हाँ, जुपिटर है, बृहस्पति है, जो कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आती है तो उसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर फेंक देता है। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने देख लिया कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, और जो आने वाला जो सरप्राइज़ था वो हमने वो भी रिवील कर दिया है कि कौन सा ऐसा रिस्क है कि जो अभी हमारे फ्यूचर में इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये जीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एस्ट्रॉयड फ्यूचर में इम्पैक्ट होने वाला है, उसका नाम क्या है, और कब इम्पैक्ट होने वाला है, कितने % प्रोबेबिलिटी है, और कितने टन एनर्जी रिलीज होने वाली है, और ये कितना पहले जो इवेंट हमारे अर्थ पे हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उसका नाम क्या था। चेलियाबिंस्क इवेंट था जो कि रसिया में हुआ था, कब हुआ था, 2013 में हुआ था, और उससे ये 20 गुना ज़्यादा मोर पावरफुल है। तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा विशाल होने वाला है। तो जो अभी तक हमने देखा, जैसे कि अगर हम बार बार यही कहते हैं कि जो हमारे अर्थ की हिस्ट्री है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी चीज़ों से मिल के बनी है। जैसे हमारे कल्चर हो गए, तो कल्चर भी जैसे हर एक चीज़ के मिक्सअप से बने होते हैं, हर एक कंट्री के कल्चर से मिक्सअप करके एक नया कल्चर क्रिएट होता है। वैसे ही जो हमारा अर्थ के फॉर्मेशन की जब बात होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट मिटियोर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉमेट्स हो गए, उनके इम्पैक्ट, कोलिजन और उनके केमिकल जो कंपोजिशन की वजह से जो हमारे अर्थ का जो आज शेप है वो कहाँ से है,
वो इन्हीं एस्ट्रॉयड बेल्ट, कुइपर बेल्ट, ऑड क्लाउड, वो इन्हीं की हेल्प की वजह से आज हमारे अर्थ का ये शेप है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट और ऑड क्लाउड है, ये एक डेब्रिस ना होकर ये जो हमारे सोलर सिस्टम का जो बर्थ है, जो जन्म हुआ है, जो फॉर्मेशन है, उसके ये फॉजिल्स हैं, जो कि फॉजिल्स कह सकते हैं कि जो कि पास्ट का जो रिकॉर्ड हमें बताते हैं उन्हें हम फॉजिल कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे एविडेंस जो कि पहले क्या हुआ उसकी हिस्ट्री अगर रिवील कर दे तो उन्हें हम फॉसिल कह सकते हैं। तो ये जो हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ऑड क्लाउड हो गए, ये हमारे सोलर सिस्टम बर्थ के फॉसिल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो आज का जो हमारा जो फॉर अर्थ है वो कैसे इवॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं कि जो भी जैसे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में हमने बोला कि ये फेल्ड प्लानट है, मीन्स कि ये विफल प्लानट है। क्यों विफल हो पाए? क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशन की वजह से ये एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह से इन्हें फेल्ड प्लानट कहा जाता है। और उनमें जो उनकी जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा के कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में। तो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ जिसमें आज हम रह रहे हैं अर्थ में, वो हमने कम्प्लीटली देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक रहस्य था, जो अभी तक हम जिससे अनजान थे, वो आपको इस वीडियो में क्लियरली आपको समझने को मिला होगा। और जो भी अगर डाउट्स हैं आपके कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से डॉप प्लैनेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, अगर वो चीज़ का अगर किसी में भी किसी को डाउट आता है तो वो आप चैनल पे कमेंट करके, या आप मेरी ईमेल आईडी हो गई चैनल की जो geologsacademy@gmail.com है, और आप उस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो जो एक कंटेंट था वो काफ़ी इजी फॉर्म में मैंने कम्प्लीट किया था, और जिससे कि ताकि आपको जो स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर लेवल पे हैं और जो अभी स्टडी कर रहे हैं जियोलॉजी, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्हें सौरमंडल का कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी है बाकी नहीं है, उनके लिए उनको भी समझने में काफ़ी आसानी हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया वो सभी लोग को आसानी हुई समझने में। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो रिलीज़ हों, अर्थ के जो भी नई वीडियो अपकमिंग आने वाली हैं रिलीज़ हों, हमारे जियोलॉजी पे, अर्थ के फॉर्मेशन पे, नई हिस्ट्री, नई एविडेंस रिवील करने में, वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो भी स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप चैनल रिफ़र कीजिए, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें उनको ईजिली अंडरस्टैंडिंग करने में, या कह सकते हैं कि आसानी से समझने में उनको हेल्प हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, जो अभी तक हमारा था ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, वो हमने कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच टू इवोल्यूशन तक हमने कवर कर लिया। मीन्स जो अभी तक आज हम हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अर्थ का जो कंपोजिशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे कि जब अब हम अर्थ की स्टडी के कम्प्लीटली स्टार्ट करने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू, एंड चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।